कि इस एग्जाम के बाद आपकी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा जिंदगी में। सिलेबस का पहाड़, डिवीजन का प्रेशर, मॉक टेस्ट में नंबर आपका कम आना, एंड फिजिक्स को सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें, बायो में क्या एनसीईआरटी को फिर से लाइन बाय लाइन करें। एक बच्चे का कम टेस्ट में स्कोर आता है एवरेज स्टूडेंट का, वो डीमोटिवेट के थक जाएगा, हार जाएगा, पढ़ना बंद कर देगा। बट टॉपर में यही डिफरेंस होता है, जब उसका कम आता है मार्क्स तो ये सोचता है कि इतना कम आया मुझे और ज्यादा ला, कि क्या इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। माइंडसेट बहुत मैटर करती है। एक जो टॉपर है और एक जो फेलियर या हम एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, उसमें डिफरेंस ही माइंडसेट का होता है। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? होप से अच्छे होगा, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सिलेबस का पहाड़, रिवीजन का प्रेशर, मॉक टेस्ट में नंबर आपका कम आना, एंड फिजिक्स को सिली मिस्टेक को कैसे अवॉइड करें, बायो में क्या एनसीईआरटी को फिर से लाइन बाय लाइन करें, कि एंड केमिस्ट्री में फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को कैसे मेंटेन करें। ऐसा लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा होगा और एक क्वेश्चन कॉमन होगा कि क्या इस बार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप परेशान मत हो, ऐसा क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट के माइंड में रहता है जो भी पेपर नीट का अटेम्प्ट पेपर देने जाता है। तो आज मैं आकाश गुप्ता, करंटली सेकेंड ईयर स्टूडेंट एट एम्स दिल्ली, और हमारे सामने है तथागत अवतार, वो सिक्योर 34 रैंक इन नीट 2K24 एंड टू मोस्ट वेलकम तथागत अवतार, गिविंग अ मोस्ट प्रेस्टिजियस टाइम। काफी अच्छा लग रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा, जो हमारा नीट का एग्जामिनेशन वाले 21 डेज रिमेनिंग है, तो इस 21 डेज में मेरा स्टडी प्लान क्या हो, क्या इफेक्टिव तरीका रखें फिजिक्स में। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करूंगा कि फिजिक्स में क्या इफेक्टिव रिवीजन का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जैसे कि अभी 21 डेज बचा है तो हमें कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम जो चीज साल भर में नहीं सीख पाए अभी तो नहीं सीख पाएंगे। तो मेक श्योर कि जो हमारे जो हमें ऑलरेडी आते हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और दूसरे कोई बुक सॉल्व करने से बेटर ऑप्शन है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि 45 में से 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू के कंसेप्ट के बेसिस पे आते हैं। तो मेक श्योर कि आप सारे पीवाईक्यूज अभी 21 डेज में एक बार गो थ्रू हो जाओ। आपके हर एक पीवाईक्यूज को आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, और अगर आप इतना करके जाते हो तो एक डिसेंट रैंक ला सकते हो आप फिजिक्स के अंदर। तो मिलने इन्होंने फिजिक्स को क्या बताया कि आपको कुछ नया ट्राई नहीं करना है, सिर्फ आपको पीवाईक्यू बेसिस पे स्टडी करना है। मींस ओवरऑल फिजिक्स में पीवाईक्यू को फोकस करो और देखो मेरा कहाँ मिस्टेक हो रहा है, पीवाईक्यू अच्छी एनालिसिस करो। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल 3 पोर्शन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा कि फिजिकल को कैसे मेंटेन करें, क्योंकि फिजिकल ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे होता है। तो फिजिकल के लिए क्या आपका स्ट्रेटेजी था? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए उसको फिजिक्स के तरह ही देखना है, कुछ अलग नहीं लेना है। और अगर आपके पास अभी लग रहा हो कि मेरे पास कब टाइम है, इस टाइम पे क्या करना चाहिए फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बस फॉर्मूले के थ्रू गो थ्रू हो जाओ, फॉर्मूला रीड करो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लो, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़े कम है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी सेम डेटा के साथ रिपीट हो जाता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो एंड एक बार पीवाईक्यू भी ट्राई करने का कोशिश करना, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रायोरिटी में रखना है। तो इन्होंने बताया कि जो फिजिकल में है, फिजिकल ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस जस्ट लाइक फिजिक्स। तो आप एनसीईआरटी को गो थ्रू जाओ एंड पीवाईक्यू को बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड देन बात करता हूँ अपना ऑर्गेनिक पोर्शन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि वो थोड़ा मिक्सअप टाइप है, उसमें रटना भी है और थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। तो मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को रीडिंग दो, जो आपको लर्न करने वाला पार्ट है उससे हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी आज के टाइम पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। तो आप एनसीईआरटी की रीडिंग दो, उसमें जितने भी रिएक्शन दे रखे हैं, इंटरमीडिएट है, प्रोडक्ट है, हर एक चीज को अच्छे से देखो, क्योंकि बीच में वो कभी इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं नहीं, बस एनसीईआरटी से होता है। ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो सेम ही होता है, आपको बस एनसीईआरटी याद होना चाहिए। तो देखा जाए, इन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेसिकली आपको एनसीईआरटी पे ही स्टिक करना है। मींस दैट एनसीईआरटी को आप बार बार रिवाइज करो। जो इंटरमीडिएट इन्होंने बताया कि इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंस है, और एनसीईआरटी का जो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन रहे हैं तो एनसीईआरटी से ही फ्रेम होंगे। तो आप फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को इनके अकॉर्डिंग कर सकते हो। बचा बायो, तो बायोलॉजी में आपको क्या स्टडी होगा कि बायोलॉजी में क्या एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फिल करना, कि मॉक टेस्ट के थ्रू जिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है
उस पोर्शन को रिवाइज करना। तो आप बताओ बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। बायोलॉजी में अभी के टाइम पे आप सारा चैप्टर रिवाइज करोगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट इसलिए नहीं होगा कि आप सेम चीज अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ बार बार पढ़ोगे, बचपन से पढ़ रहे हो आप, तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो इससे बेटर है कि जो चैप्टर्स आपको नहीं होता है, जैसे मॉलिक्यूलर या जेनेटिक्स में आपको दिक्कत आती है, उस चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं और लोग मिस्टेक वहां से करते हैं। तो इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपको नहीं आते हैं, जहां पर टेस्ट में गलत करते हो, उन चैप्टर्स को पढ़ो। द लिविंग वर्ल्ड को 4-5 बार पढ़ने से कोई सेंस नहीं बनता। तो एग्जैक्टली सेम थिंग उन्होंने क्या बताया, आपको जिस चैप्टर में मिस्टेक हो रहा है ना, मेनली फोकस वही करो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम काफी लिमिटेड है। जो 21 डेज है, तो 21 डेज में आप पूरी चैप्टर को जाना काफी टिपिकल टास्क होगा। तो आप उन्हीं चैप्टर को बार बार करो जिस चैप्टर में आपका क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है। मीन्स जेनेटिक इंपॉर्टेंट है, तो जेनेटिक तो क्वेश्चन बार बार करो। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि लोग बोलते हैं कि यार पेपर एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेटर तरीका क्या होगा कि पेपर एनालिसिस कैसे करें, एज वेल एज सिली मिस्टेक और नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड करें। जो मेरा पर्सनली तरीका था वो थोड़ा मैं अलग तरीके से करता था। जैसे मेरा पेपर ओवर होने के बाद मैं क्या करता था कि मेरे पास एक मिस्टेक नोटबुक थी। मिस्टेक नोटबुक में मैं सारे उन क्वेश्चंस को पहले लिखता था जो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो आपसे नहीं हुए उससे बड़ा डिजास्टर वो क्रिएट करेंगे जो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपके निगेटिव मार्किंग भी ले रहे हैं वो। तो इनकरेक्ट लिखता था और उसके साथ मैं ना उसका रीजन लिखता था कि मैंने ये क्यों गलत करा। कहीं मेरी कॉन्सेप्ट की गलत थी, या फिर मैंने कोई सिली मिस्टेक करा, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करा, किसी तरह की मिस्टेक रहती थी, मैं उसको लिखता था प्रॉपर कि मैंने ये गलती करा, ये गलत सोचा मैंने, ताकि मुझे एग्जाम के दिन भी मुझे याद रहे कि मैं इस तरह की गलतियां करता हूँ, यूनिट चेंज में गलत करता हूँ या फिर कैलकुलेशन एरर करता हूँ। तो मेरे को ध्यान रहे कि ये गलतियां मेरे को फिर से एग्जाम में रिपीट नहीं करनी है। तो ये आपको मिस्टेक नोटबुक में हर एक गलत हुए क्वेश्चंस का उसके साथ रीजन लिखना, वो आपको बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करता है। तो ये एक यूनिक तरीका है जिसको आप अपना सकते हो अपने टेस्ट एनालिसिस में। तो इन्होंने क्या बताया कि आप एक सेपरेट कॉपी बनाओ, जो भी मिस्टेक हो रहा है उसे सेपरेट कॉपी में नोटेट करो कि हाँ मेरा किस रीजन से क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है, उससे एनालिसिस करो और उस पर मेनली फोकस करो। तो होप तो आप कमिंग एग्जाम में बेटर कर पाओगे। अब मेरा क्वेश्चन होगा कि अब 21 डेज रिमेनिंग है, अब आपका पेपर स्ट्रेटेजी कैसे होना चाहिए उस मोमेंट में जब आप एग्जाम हाल में बैठे हो, उस मोमेंट में आपकी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या चाहिए। बाकी लोग कौन से सब्जेक्ट को पहले करते हैं ये आपका पर्सनल और सब्जेक्टिव चॉइस है, आप कैसे भी कर सकते हो, मैटर नहीं करता। बट हाँ, एक चीज करना है कि चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का क्वेश्चन हो, आपको उस पर टाइम नहीं लगाना। अरे क्वेश्चन पढ़ के आपको लगे कि ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है, ये क्वेश्चन मुझे आ गया, तो उसे सॉल्व करना है। अगर थोड़ा भी लगे कि थोड़ा भी अनसर्टेनिटी आए कि इसको सोचना पड़ेगा, तभी उस क्वेश्चन को नहीं करना है। क्योंकि होता क्या है, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाते हो तो वो आप अटेम्प्ट कर लिया, फिर एंड में आंसर नहीं आता, तो आपने ऑलरेडी 4-5 मिनट वेस्ट कर लिया और वो बना भी नहीं, तो कोई सेंस नहीं बनता और अलग जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिनको आपको टाइम देना है वो छूट जाता है। तो मेक श्योर जो ऑलरेडी आ रहे हैं उनको गो थ्रू हो जाओ। एकदम से आया 2-3 सेकंड लगाने हैं सोचने में कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, सॉल्व करो, नहीं आ रहा मूव ऑन करो। और उसके बाद पेपर जब कंप्लीट हो जाए फिर आपके पास टाइम जो बचा है उन क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट दो जो आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, जो मैंने टाइम की वजह से तभी छोड़ दिया था। तो इन्होंने क्या बताया कि मीन्स दैट किसी भी क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। मीन्स दैट जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड में लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, आप इजीली अटेम्प्ट करो। लग रहा है कि आपको टफ है तो आपको स्किप करो, सेकंड राउंड में आ जाना, थर्ड राउंड में आ जाना। जैसे लास्ट ईयर पेपर टफ था तो आप पेपर को टफ देके परेशान मत हो, वेट करो, टाइम मत जो ज्यादा एक क्वेश्चन पे इन्वेस्ट मत करो। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है मेरे से हो जाएगा उसी को अटेम्प्ट करो। एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन डेज में कैसे प्लानिंग करते थे कि मुझे इस तरह पेपर को अटेम्प्ट करना है, अपना रूटीन क्या था आपका फिजिकली। बेसिकली मेरा इसमें ये बोलना रहेगा कि आप जो 1 साल करते आ रहे हो वही करना है आपको 21 डेज में। आपको स्पेशल कुछ रूटीन को मॉडिफाई नहीं करना, अपने स्लीप आवर्स को कम नहीं करना है, जहां तक पढ़ाई देना है आधा 1 घंटा। इसलिए क्योंकि आपका अभी दिमाग रिलैक्स होना, आपको कम टेंशन हो उस मोड में ले जाना है बॉडी को। तो आप कभी भी इस टाइम पे 21 डेज में स्लिप को कट मत करना। मिनिमम टू 6 घंटे तो सो ही जाना, मैक टू मैक आप 7 या 8 घंटे की नींद आराम से ले सकते हो। उसके बाद पढ़ाई की जो बात रही, जैसे मैंने बताई है स्टार्टिंग में कैसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है। बाकी टेस्ट की एनालिसिस जरूरी है जो आपको इंप्रूव करेगा, क्योंकि टेस्ट एक आईनी की तरह होता है जो आपको बताता है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो और फिर आप उस चीज को इंप्रूव करते हो। टेस्ट के मार्क्स इंपोर्टेंट नहीं होता, बट टेस्ट से सीखना इज ज्यादा इंपोर्टेंट
अभी उन चीजों को सीखने पे ध्यान दो, और बाकी स्लीप आवर्स को अच्छा रखो, खुश रहो, और ज्यादा टेंशन मत लो क्या होगा नहीं होगा। वो पेपर के अगले दिन सोचना जब दे के आओ कि क्या होगा नहीं होगा। अभी हमेशा अंदर एक स्ट्रांग बिलीफ पालना है कि मुझे हो जाएगा, भले ही आपको कितना होता है मैटर नहीं रखता, बट एक स्ट्रांग बिलीफ, कॉन्फिडेंट मैटर करता है एग्जाम में बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली सेम थिंग उन्होंने बताया। क्या बताया कि स्लीप को निग्लेक्ट करना नॉट अ गुड थिंग, आप स्लीप अच्छे से लो। एज वेल इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया कि जो आपका पेपर एनालिसिस है ना, वह एक मिरर की तरह एक्ट करता है, मींस दैट आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। और उन्होंने बताया कि ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेटर है उस पर आपका डिसाइड होगा कि आप पेपर में कितना बेटर कर पाओगे। तो ओवरऑल इन्होंने समराइज किया कि स्लीप आवर को मेंटेन करना है अच्छे से, डेली 6 आवर स्लीप करना ही करना है, पेपर अटेम्प्ट में एनालिसिस को अच्छे करना है, एज वेल एज कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना है। और मेरा एक लास्ट क्वेश्चन और रहेगा कि सपोज दैट अब 21 डेज और रिमेनिंग है, इसमें काफी सारा पैनिक होते हैं बच्चे, काफी डिमोटिवेशन होता है, ओवर थिंकिंग आता है कि क्या होगा मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप क्या बताओगे अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग? मैं माइंडसेट के अकॉर्डिंग यही बोलूंगा कि माइंडसेट बहुत मैटर करती है। एक जो टॉपर है और एक जो फेलियर या हम एवरेज स्टूडेंट कह सकते हैं, उसमें डिफरेंस ही माइंडसेट का होता है। मतलब अगर एक बच्चे का कम टेस्ट में स्कोर आता है एवरेज स्टूडेंट का, तो वो डीमोटिवेट के थक जाएगा, हार जाएगा, पढ़ना बंद कर देगा। बट टॉपर में यही डिफरेंस होता है, जब उसका कम आता है मार्क्स तो वो ये सोचता है कि इतना कम आया, मुझे और ज्यादा ला। तो ये एक मेंटालिटी होती है जो टॉपर को आपको अभी के दिनों में आपको मेंटेन करके रखनी है। और जो आपको एंजाइटी या डिप्रेशन अभी के टाइम पे थोड़े बहुत होते हैं, बट मैं कहूंगा कि उस पे सोचना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस पे सोच के टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। तो इससे अच्छा है कि आप अभी के टाइम पे पढ़ लो, क्योंकि आपको पता नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि एग्जाम में कुछ लोग बहुत ही अच्छा प्रिपेयर करके जाते हैं, और इस एंजाइटी और पैनिक की वजह से वो पेपर खराब करके आ जाते हैं, जबकि उनके बहुत ही अच्छे आते रहते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शांत रहते हैं और पेपर में जाते हैं तो अच्छा परफॉर्म करके आते हैं, जो उन्होंने कभी टेस्ट में करा नहीं होता है। तो यही होता है कि आप कितना खुश हो, आप अपने आप पे कितना कम डाउट करते हो। अब बात रही कि खुद के लिए ही सोचना है तो अच्छा सोचो, क्योंकि दूसरे लोग तो हैं ही आपके बारे में बुरा सोचने के लिए। तो सबसे बेटर सीन है कि आप अपने बारे में कुछ अच्छा सोचो, क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छा सोचोगे तभी आपका अच्छा हो पाएगा और लोग भी आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो अभी पॉजिटिव रहो और आराम से एग्जाम दो, कोई बिना कोई परेशानी के, क्योंकि इस एग्जाम के बाद आपकी दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा जिंदगी में, और जिनका सिलेक्शन हो भी गया तो बहुत कुछ अचीव करा जिंदगी में। इससे कोई हारना नहीं है, क्योंकि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। तो गाइस एग्जैक्टली सेम थिंग इन्होंने क्या बताया कि आपका ओवरऑल ऑल डिपेंड्स ऑन माइंडसेट। एक एवरेज में, एक टॉपर्स में डिफरेंस आपका माइंड सेट में ही होता है। और ओवरऑल मैं भी यही बोलूंगा कि चिल रहो, परेशान मत हो, और जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्टेंस करना से अपना पॉडकास्ट पे कंप्लीट करता हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस हमें सुनने के लिए। तो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। तो क्या गाइस ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग।